अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लेक्चर छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा डिटेल से मैं चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो जो चीज़ें बताऊँगा उन्हीं पे फोकस करिएगा। जिन चीज़ों पे आपकी अकल जो है वो सेटिस्फाई करे आप उनको मान लीजिएगा, सब्र करिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है। तो यूनिट स्पीड कर्व देखें। कहता है, मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में बताया, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सोल्व किए कि यूनिट स्पीड कर्व किसे कहते हैं। यूनिट यानी कि वन, ऐसी कर्व जिसकी स्पीड की वैल्यू वन हो। स्पीड की वैल्यू, स्पीड किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलासिटी। वेलासिटी यानी कि क्या थी, डी अल्फा ओवर डी टी। इसको मैंने वेलासिटी वेक्टर का नाम पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। इसकी जब मैग्नीट्यूड ले लें ये स्पीड बन जाती है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड वन हो तो ये यूनिट स्पीड कर्व का नाम देंगे हम इसको। ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्फा एक कर्व है ए कॉमा बी से लेकर आर थ्री तक, तो इसको हम यूनिट स्पीड कर्व कहेंगे कब, जब डी अल्फा ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड जो है वो वन के इक्वल है। अब नोट पढ़ लें। नोट क्या कहता है, कहता है डी, अगर हमारे पास अल्फा एक फंक्शन हो किसमें एस, यानी कि अल्फा और इसका पैरामीटर एस हो, कहता है डी अल्फा ओवर डी एस हमेशा वन के इक्वल आएगा, हमेशा वन के इक्वल आएगा। जो हम पहले क्वेश्चन देख के आए थे उसमें ना अल्फा जो है एज ए फंक्शन ऑफ टी होता था। फिर हमने देखा इसको हम सोल्व करते थे और अल्फा को एज ए फंक्शन ऑफ एस बनाते थे। कहता है इस वाले की जब भी आप डी अल्फा ओवर डी एस फाइंड करेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे ना, हमेशा इसका आंसर वन आएगा। पैरामीटर एस हो तो अल्फा वाली कर्व की जो मैग्नीट्यूड लें ना, अल्फा डी अल्फा ओवर डी एस, इसकी मैग्नीट्यूड लें तो हमेशा वन के इक्वल आएगी। और इसका मतलब है कि अल्फा ऑफ एस जो है हमेशा हमारे पास हमेशा यूनिट स्पीड कर्व आएगा। अब कहता है एवरी रेगुलर कर्व में बी डीपैरामीटराइज्ड बाय आर्क लेंथ। हर एक रेगुलर कर्व को हम डीपैरामीटराइज कर सकते हैं बाय इट्स आर्क लेंथ। और पीछे वाले लेक्चर्स में हमने किए भी, इसके ऊपर क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। कोई भी एक रेगुलर कर्व लें। रेगुलर कर्व कौन सी होती है कि जिसका डेरिवेटिव जो है वो तमाम पॉइंट्स पे नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है। तो कोई भी हमने एक रेगुलर कर्व लिया, कोई भी एक रेगुलर कर्व लिया, उसको रीपैरामीटराइज किया। रीपैरामीटराइज का मतलब क्या होता है कि हम पैरामीटर चेंज कर दें लेकिन उस कर्व का जो शेप होती है ना वो सेम रहे। रास्ता चेंज कर दे, पैरामीटर चेंज कर दें लेकिन उसकी शेप जो है, ये पैरामीटर रीपैरामीटराइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था। ठीक है। तो क्या कहता है कि एवरी रेगुलर कर्व जो है उसको रीपैरामीटराइज किया जा सकता है उसकी आर्क लेंथ में, लेकिन और उसकी जो शेप है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है। वही यानी कि डीपैरामीटराइजेशन की डेफिनेशन ही लिखी है, बस ये साथ बताया हुआ है कि आर्क लेंथ में इसको डीपैरामीटराइज किया जा सकता है। अब कर्वेचर पे आ जाए। कर्वेचर की दूसरी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कहता है देखिए, अगर हमारे पास एक अल्फा है ना, क्या है, अल्फा है। अगर मैं अल्फा का डेरिवेटिव ले लूँ यानी कि डी अल्फा और डी टी कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और इसको मैं आपको पढ़ा के भी आया था, इसको कहते हैं यूनिट, इसको टेंजेंट वेक्टर कहते हैं, टेंजेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं टेंजेंट वेक्टर का भी डेरिवेटिव ले लूँ, डेरिवेटिव क्या, रेट ऑफ चेंज ले लूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट वेक्टर, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्वेचर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट वेक्टर एक पॉइंट पे इसका आल्दा कर्वेचर, उसको कर्वेचर कहेंगे। ठीक है। और इसको डिनोट किसे करेंगे, के से, के मतलब कैपा। ठीक है। तो ये तो एक वेक्टर होगा तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर इसके गिर्द मैं बाहर लगा दूं तो ये एक वैल्यू आ जाएगी और इसको मैं के से बाहर कर दूंगा। तो ये क्या बन गया, कैपा। कैपा की वैल्यू कितनी बन गई, डी टी ओवर डी टी। ठीक है। यानी कि टेंजेंट वेक्टर का हमने रेट ऑफ चेंज ले लिया। ठीक है। यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ टेंजेंट वेक्टर हमारे पास कैपा के इक्वल आ जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड। कहता है कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू जीरो। स्ट्रेट लाइन का जो कर्वेचर होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव भी कांस्टेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जीरो भी आ जाएगा कांस्टेंट, तो हमारे पास कर्वेचर क्या हो जाएगा, जीरो। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी, जीरो। आगे देखें। कहता है क्वेश्चन नंबर टू में, सर्कल ऑफ रेडियस आर जो है उसका कर्वेचर लेंगे तो वन ओवर आर होगा, कांस्टेंट होगा। और कहता है कि अगर हम अल्फा अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एस हो, देन कहता है ये यूनिट वेक्टर इसके इक्वल होगा। अब ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखें, डी अल्फा बाई डी टी, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर दो चीज़ें रखता है, क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। और यहाँ पे क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। और आपको पता है डेरिवेटिव वाले की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट के लॉन्ग। तो ये मैंने टेंजेंट यूनिट वेक्टर लगा लिया। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, पहले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके आया था मैंने आपको, कितनी बेसिक सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब यूनिट स्पीड कर्व की बात हो रही है, कौन सी, यूनिट स्पीड कर्व की। क्यों, ये देखें ना, ऐसे लगा दिया है और जब ऐसे लगा दिया है तो यहाँ पे लिखा था ऑलवेज मैग्नीट्यूड कितनी लेंगे, वन लेंगे। जब इसकी जगह मैं वन पुट कर दूंगा ये वन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो डी अल्फा बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, टी यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहता है, कहता है कि अगर ये हमारे पास पैरामीटर ऐसे यूज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नीट्यूड वन होगी। तो मैग्नीट्यूड वाला वन हो गया तो टी यूनिट कैप किसके आ गया, वेक्टर के ही इक्वल आ गया। यूनिट वेक्टर होगा अलोंग टेंजेंट। ठीक है। इट्स रेट ऑफ चेंज, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कैपा के इक्वल। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यानी कि ये फिर कैपा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कहता है इफ कर्व इज इन प्लेन कर्व, अगर कर्व हमारे पास प्लेन कर्व हो एंड टेंजेंट मेक एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन हमारे पास कहता है ये इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर थीटा के फॉर्म में आ जाए ना तो कैपा किसके इक्वल हो गया, कैपा हमारे पास ये टी था, टी था, टी का मैंने डेरिवेटिव लिया डी टी ओवर डी टी, इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है। यही मैंने आपको बताया ना, कैपा का फार्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर इसको मैं लिख सकता हूँ टी डैश
डेरिवेटिव को इस तरह में करते हैं, टी डैश की मैग्नीट्यूड आ गई, और कहता है अगर यही चीज़ थीटा में लिखनी हो तो ये डी थीटा ओवर डी एस होगा, यानी कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एस। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि थीटा पहले ही एक स्केलर कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, चला आगे बढ़ते हैं, स्केलर होगा थीटा पहले। अब देखें यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आप देख लें, इसमें ना बच्चे गलती कंफ्यूज शायद हों आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता। एक होता है स्केलर, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, लेकिन स्केलर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं होता। ये भी एक स्केलर है, वेक्टर तो नहीं ना है, स्केलर ही है ना, तो इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये, तो ये स्केलर भी है कांस्टेंट भी है, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक हो गया, तो ये आप बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा एक स्केलर है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखें। अब कहता है इफ़ अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टी हो देन डी अल्फा और डी टी इज़ अ वेक्टर अलोंग टेंजेंट, और कैपा हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब देखें अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास कोई ना कोई कर्व है, और ये एज ए फंक्शन ऑफ टी हम लेके चल रहे हैं। अब एस वाले के लिए डिस्कस कर लिया ना मैंने, एस वाले के लिए तो डिस्कशन हो गई ऊपर। अब एज ए फंक्शन ऑफ टी के लिए डिस्कशन करने लगे। अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अगर इस टी वाले का भी मैंने कहा था डेरिवेटिव लूँ, तो यानी 2 दफ़ा डेरिवेटिव बन गया अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू 2 दफ़ा टी के, ये वाली चीज़ बन गई। और इसका मतलब क्या बन गया, टी का डेरिवेटिव, और यानी कि इसको डी टी ओवर डी टी लिख देता हूँ। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी डैश। और हमने कहा यही तो इसकी मैग्नीट्यूड ही तो कैपा होती है, इसकी मैग्नीट्यूड ही तो कैपा होती है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड कैपा के इक्वल। तो ये वाला फार्मूला अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने गया ये वाला, सही है। यानी कि एक ही फार्मूले को डिफरेंट फॉर्म्स में बता रहा है। ये यूनिट स्पीड कर्व में ले आता है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 कर देता है। ठीक है, और कैपा का फार्मूला कुछ बन जाता है। यहाँ पे थीटा के फॉर्म में ये बन गया, टी डैश में ये बन गया, और डी टू और यानी कि अल्फा ओवर डी टी स्क्वायर, ये वाली चीज़ बन गई। प्रिंसिपल नॉर्मल पे आए, प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है इसके बारे में ना सीखें। प्रिंसिपल नॉर्मल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट पी एंड लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो पहले ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल इज डिनोटेड बाय एन यूनिट कैप। ठीक हो गया जी। देखें जी कि हमारे पास ना एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, उस पर एक टेंजेंट प्लेन, लें, उस पर एक हमने टेंजेंट प्लेन ले लिया। तो टेंजेंट प्लेन है इस तरह का लेना है कि अगर उसके साथ एक और हमारे पास आता हो आगे। ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर मैं लिखा तो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑस्कुलेटिंग प्लेन डेफिनेशन अगर मिल ही जाए तो अच्छी बात है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन, एक मिनट, ऑस्कुलेटिंग प्लेन टाइम हमारा यूज़ हो रहा है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये देखिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ गया। ठीक है, डेफिनेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कहता है कोई एक पॉइंट पी है, कोई भी एक कर्व के एक पॉइंट पी ले लें, पी हमने पॉइंट ले लिया। अब कहता है इसी पॉइंट पी के करीब नेबरिंग एक और पॉइंट ले लें, क्यू पॉइंट, ये हमने क्यू पॉइंट ले लिया। कहता है कि द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ प्लेन की एक ऐसी लिमिटिंग पोजीशन लेनी है इस पॉइंट पे कि थ्रो टेंजेंट लाइन के अलोंग एट पी एंड पैरेलल टू द टेंजेंट के अलोंग, ये बात उसने कर दी। एट क्यू व्हेन क्यू अप्रोचेस पी इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। कहता है कि ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ये हमारे पास एक क्यू पॉइंट है, पी पे एक टेंजेंट ड्रा करें, इस पे बहुत सारे प्लेन आ सकते हैं, लेकिन हमने वो लिमिटिंग प्लेन लेना है कि जिसमें इस पॉइंट की टेंजेंट लाइन भी आए, जिसमें पी पॉइंट भी आ जाए, जिसमें क्यू पॉइंट भी आ जाए, देन उस प्लेन को हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। दोबारा सुन लें, एक पी पॉइंट है, उसके साथ ही करीब करके एक क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट बना लिया, ये मैं ज़्यादा हाईलाइट किया ना इस तरह, यानी कि ये टेंजेंट लाइन है ना, तो पी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन भी ले ली, तो वहाँ पे बहुत से टेंजेंट प्लेन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस टेंजेंट प्लेन को ऑस्कुलेटिंग प्लेन का नाम देंगे जिसमें टेंजेंट लाइन भी आती हो, यानी कि वो जो टेंजेंट ड्रा किया ना टेंजेंट लाइन, वो प्लेन पे आती हो, और क्यू पॉइंट भी हमारे पास टेंजेंट प्लेन पे लाई कर दी, और पी तो पहले ही पी का ही तो हमने टेंजेंट प्लेन ड्रा किया था, तो दोनों पॉइंट और टेंजेंट जो है वो सारे प्लेन पे आते हों, तो वो जो लिमिटिंग प्लेन आएगा ना उसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और उस प्लेन के जो पैरेलल होगा ना, मैं कहता हूँ ये वाइट बोर्ड वाली मैं सामने वीडियो बनाता ना तो फिर आपको सारी कर्व से बना के क्या मैं सामने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें आपको दिखाता होता। अब यहाँ कहाँ पे मैं ये बना के दिखाता फिरूँ, नहीं ना बनती। तो उस पे अब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर आएगा ना, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्लेन। उसको क्या नाम देंगे, नॉर्मल प्लेन। तो प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पी, यानी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि अब ये भी तो टेंजेंट के अलोंग है ना ये प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया या टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो वो नॉर्मल प्लेन बन जाएगा। ठीक है, और वो प्लेन जो कि टी यूनिट कैप
और बी यूनिट कैप जो है, बी यूनिट क्या है, बाई नॉर्मल होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो उनके परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ टी एंड बी, टी और बी से बनने वाला प्लेन, इट इज़ परपेंडिकुलर दो एन जो हो जाए उसको हम रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे वाले लेक्चर्स में पता नहीं देखेंगे हम, अगर डिस्कशन करनी है तो वो गिरना मैंने आपको बता दिया। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, टेंजेंट प्लेन ही होता है, लेकिन उसका एक स्पेशल केस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल प्लेन होता है। अब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बाई नॉर्मल कहते हैं, और बाई नॉर्मल और टेंजेंट से बनने वाली एक परपेंडिकुलर उसकी सिमत में जो एन हैट के जो परपेंडिकुलर हो उसको रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना कंफ्यूज करती हैं, तो मैंने समझाने की कोशिश किया। आगे बढ़ते हैं, बाई नॉर्मल का मैंने आपको बता दिया, फिर समझ लेते हैं। कहता है एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के भी और परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाई नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, यहाँ से प्रिंसिपल नॉर्मल पहले समझ लेते हैं। कहता है लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है टू अ कर्व एंड पॉइंट पी लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करती है। अब ये मज़े की बात है, काश, ये काश नहीं बल्कि यानी कि सामने होता तो मैं आपको समझा पाता। ये देखें, ये कर्व है, ये हमारे पास टेंजेंट है और ये टेंजेंट प्लेन आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या आ गया, टेंजेंट प्लेन आ गया, टेंजेंट प्लेन, और इसकी ही लिमिटिंग पॉइंट पे अगर इसको लें तो यही हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। अब इस पे ना इसके परपेंडिकुलर बनाए ना परपेंडिकुलर लाइंस, तो वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। परपेंडिकुलर बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, नॉर्मल इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नॉर्मल जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे आए तो ये दो आ सकते हैं। ठीक है, दो। तो ऑस्कुलेटिंग पे जो आएगा ना उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद रख लें, आगे ये यूज़ होंगे। तो एन एस इज इक्वल टू टी डैश एस ओवर कैपा। ठीक है, के एस। ठीक है, ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है, और इसी से फार्मूला निकलता है, यानी कि ये वाली चीज़ अगर एस के वाले को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय के ऑफ एस आ जाएगा, और के ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, और के ऑफ एस, ये वाली चीज़ यहाँ से निकलती है। आगे ये कहता है बाई नॉर्मल क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो टू अ कर्व एट पॉइंट पी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू और ऑस्कुलेटिंग के भी प्लेन के भी हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम बाई नॉर्मल कहते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनोमियल इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह। अब ये ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन नहीं था आना, यहाँ पे ना नॉर्मल भी आना था, क्योंकि टेंजेंट और ऑस्कुलेटिंग, जब टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया तो ऑस्कुलेटिंग, ये देखे ना, एक सिंपल सी बात यहाँ पे बताता हूँ, ये देखें, ऑस्कुलेटिंग प्लेन अभी अभी हम पढ़ के आए ना, तो उस ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या लिखा हुआ था, अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट और ऑस्कुलेटिंग पैरेलल होते हैं आपस में। जब पैरेलल होते हैं, जब टेंजेंट के पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गई कोई चीज़, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे उन्होंने दोनों जगह टेंजेंट लिख दिया, तो टेंजेंट नहीं था आना, यहाँ पे नॉर्मल आना था। नॉर्मल और टेंजेंट के जो पैरेलल होता है ना, जो परपेंडिकुलर होता है, उसको हम कहते हैं बाई नॉर्मल। तो ये देखें, ये टेंजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर हमारे पास एक यू वेक्टर हो एक वी वेक्टर हो, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ना, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट यू के भी परपेंडिकुलर आ जाती है, वी के भी परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले ली ना, तो ये जो आई चीज़ हमारे पास, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन कह लें या लाइंस कह लें, यानी कि एट ए पॉइंट उस पर जो परपेंडिकुलर आएगा ना वो हमारे पास बाई नॉर्मल होगा। ठीक है, और ये बताया गया है कि जिस तरह हमारे पास आई जे के होता है ना, ई वन यूनिट का वैक्टर होता है, ई टू यूनिट वैक्टर होता है, ई थ्री यूनिट वैक्टर होता है, या आई जे के होता है ना, तो इनकी जगह पे आप ये टी एन बी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास राइट हैंडेड ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला चीज़ जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इनकी, ठीक है, टी और एन, यानी कि यहाँ पे ना ये डायग्राम बनाती है, टी और एन हमारे पास क्या आएगा, बी। ठीक है, और एन और बी क्या आएगा, टी, और बी और टी क्या आएगा, एन। उल्टा चलेंगे तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि वही क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के वाला हिसाब। टार्जियन पे आ जाए, टार्जियन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई नॉर्मल। अब बाई नॉर्मल क्या था, बीटा, बीटा बाई नॉर्मल कहते हैं, और ये बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, बाई नॉर्मल, ये हमारे पास बाई नॉर्मल जो है इसको इस तरह विजार कर सकते हैं, बी का ऐप ही होता है असल में। तो बाई नॉर्मल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस, इसकी मैग्नीट्यूड लेना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। तो डी बी ओवर डी एस जो है ये टा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टार्जन। अब ना हमने चार चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या, एक टी टेंजेंट, एक हमने पढ़ लिया है एन नॉर्मल, एक हमने पढ़ लिया है बी बाई नॉर्मल, एक हमने पढ़ लिया है कैपा जो कि टी डैश की मैग्नीट्यूड होती है, एक हमने पढ़ लिया है टा जो कि बी डैश की मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, ये पांच चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इन पांच चीज़ों की बिना पे हम ना आ जाते हैं फर्नेट सीडेट अपरेटस पे। ठीक है, फर्नेट सीडेट अपरेटस, और इन जो पांच चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये देखें, टी एन बी कैपा टार्जन, ये पांच चीज़ों को कैलकुलेट करना, या ये पांच चीज़ों का अपरेटस जो है इसको कहते हैं फर्नेट सीडेट अपरेटस।
रोटी बन गई, रोटी बन गई, उन्होंने पूछी माजी ने। एग्जाम्पल नंबर 3.1 है। ये कहता है कि अल्फ़ा हमारे पास ये फंक्शन है। तो कहता है फाइंड फॉरनेट सीडेट अपरेटस, इसका ये ना हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें हमें कौन कौन सी गैस बंद, सही। एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, कहता है अल्फ़ा इसके बराबर है, कहता है फाइंड फॉरनेट सीडेट अपरेटस, ये हमने फाइंड करना है। सही जी, कर लेते हैं। सबसे पहले देखें अल्फ़ा है, अल्फ़ा का डेरिवेटिव लेंगे तो टी आ जाएगा। चले जी, टी फाइंड हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास फाइंड हो गई। ये फाइंड हो गया टी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखें कि इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे तो वो टी डैश बन जाएगा। ये एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लिया, ये बन गया। क्यों? क्योंकि हमने कैपा भी तो मालूम करना है, इसकी मैग्नीट्यूड ली तो ये हमारे पास कैपा आ गया, दो चीज़ें आ गई। अब देखें मैं आपको बता गया है कि एन किसके इक्वल होता है, एन ऑफ एस लिखा हुआ था हमारे पास, एन ऑफ एस किसके इक्वल होता था, टी डैश ऑफ एस ओवर कैपा के। तो ये टी डैश और कैपा कर दिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल, एन का आंसर आ गया। अब बी के इसको इक्वल क्या होता था, बी बाई नॉर्मल होता है, इसके और इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई जे के लिख दें, आई जे के अलावा आप आई जे के अलावा ये टी एंड बी भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये लिख दिया। ये पहले वाले के कंपोनेंट टी वाले के, ये एन वाले के कंपोनेंट, इनका ये हमने मैग्नीट्यूड यानी कि ये इसको किया सोल्व, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन कौन सी चीज़ कैलकुलेट हो गई, ये टी आ गया हमारे पास, ये कैपा आ गया, ये हमारे पास एन आ गया, ये बी आ गया, चार हो गई। पाँचवीं क्या थी कि इसका डेरिवेटिव लें, जो भी आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड ले लें। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सारा 0,0,0 बन जाएगा। ये देख लिखा हुआ बी डैश 0 बन गया, तो टा भी हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो डैट इज़ बस सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 3.2 है, क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया गया है, ऐसे दी गई है फाइंड द अपरेटस, यानी कि वही पांच चीज़ें फाइंड करनी है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि डब्ल्यू इसके इक्वल है। ये डब्ल्यू अगर यहाँ पे रख देते तो क्वेश्चन लेंथी हो जाना था, तो हमने लेंथी से बचने के लिए हमने क्या किया है कि डब्ल्यू जो है लिख दिया। अगर यहाँ पे यही चीज़ लिखी होती ना तो हम खुद भी डब्ल्यू के इक्वल खुद ब खुद लेट कर लेते, क्योंकि ये चीज़ बार बार लिख के लेंथी काम हो जाना, तो उसने सब्स्टिट्यूशन खुद ब खुद दे दिया। चलें जी, क्या करेंगे, सबसे पहले डी अल्फा और डी एस फाइंड किया तो टी डैश आ गया, ये सामने लिखा हुआ है। और इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली चीज़ आ गई। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड लाऊंगा तो कैपा आ गया, एन का फार्मूला बताया टी डैश ओवर के। और यहाँ से जब क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी बी हैट, और बी हैट का डेरिवेटिव लेके उसकी मैग्नीट्यूड लूँगा तो ये हमारे पास टार्जन आ जाएगा। डैट बस सिंपल सोल्व। अब ना ये हमारे पास लेमा नंबर 3.3 आ गया, कितना रहता है, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं, बस ये आखिरी पेज है। ठीक है जी, लेमा 3.3 कहता है लेट हमारे पास अल्फा ऑफ एस एक यूनिट स्पीड कर्व है। अल्फा ऑफ एस क्या है, यूनिट स्पीड कर्व है। कहता है देन फॉर एवरी एस सच डैट के ऑफ एस नॉट इक्वल टू 0 है। के ऑफ एस क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। कहता है द सेट, ये वाला जो सेट होगा ना ये आर्थो नॉर्मल है। आर्थो नॉर्मल का मतलब क्या है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर u और v आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर हो ना, यानी कि u और v आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर हो, तो इसका मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आगे u v कोस थीटा आता है और कोस 90 0 होता है। ठीक है, तो पहले देखें, हमें पता है टी डॉट टी तो हमारे पास 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल के दरमियान एंगल कितना होता है, 0 को 0 1 होता है। तो टी डॉट टी यानी कि पहले टी की मैग्नीट्यूड, फिर टी की मैग्नीट्यूड, फिर कोज ऑफ थीटा, यानी कि अगर इसकी ही बात करूँ ना टी, ये टी, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ थीटा, और इनके दरमियान कोज कितना है, 0 आ जाएगा थीटा। ये 1, इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1 और ये भी 1, तो हमारे पास टी डॉट टी 1 के इक्वल आ गया। कहता है ये हमें पता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, पहले का डेरिवेटिव यानी कि पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, और पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, ये 2 टर्म्स बन जाएगा, टी डॉट 2 उधर जाकर 0 हो गया, टी डॉट टी डैश इक्वल टू 0। और ये टी डैश किसके इक्वल होता है, ये हम बता के आए आपको क्या कि एन जो है ये किसके इक्वल होता है, टी डैश ओवर के। तो के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया, के एन इज इक्वल टू टी डैश। तो टी डैश की जगह पे हमने के एन लिख दिया, या ठीक है, तो के कॉन्स्टेंट उधर जाके 0 हो गया, तो बाकी टी डॉट एन बच गया, यानी कि टी और एन आपस में परपेंडिकुलर है। अब बी हमें पता है किसके इक्वल है, टी क्रॉस एन होता है, तो इसका मतलब टी पैरेलल बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बी इज परपेंडिकुलर टू टी, बी इज परपेंडिकुलर टू एन एंड एन इज परपेंडिकुलर टी एंड टी इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि सारा हमारे पास आ गया ये ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम, यानी कि सारे आपस में परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन आ गई 3.4, ये कहता है लेट अल्फा एस बी है यूनिट स्पीड कर्व, ये यूनिट स्पीड कर्व है और के यहाँ पे 0 है। ठीक है, यो इज कंग्रुएंट टू 0, इसका मतलब है 0,0,0 ये वाली चीज़ है।
वैसे भी अगर एक स्केलर के तौर पे हमें इसको लेना है तो इसकी वैल्यू जीरो है। कहता है ऑन एन इंटरवल, ये वाला इंटरवल है हमारे पास, कहता है देन द कर्व, ये जो कर्व होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। कहता है ये कैपा जब जीरो हो गया ना, कैपा क्या, कैपा जीरो हो गया, अल्फा यूनिट स्पीड कर्व है, कैपा जब जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो कर्व है ना वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये पीछे करके भी आया, बस उसका प्रूव है। क्या पीछे करके आए थे कि अगर हमारे पास कैपा जीरो हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन के लिए कैपा जीरो होता है, ये पीछे मैं स्टार्टिंग पे आपको बता गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका प्रूफ देखने लगे हैं इफ़ एंड ओनली इफ के केस में, यानी कि अब उसका उल्ट प्रोसेस। तो कैपा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। कैपा डी टी ओवर डी एस होता है जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो क्या किया हमने, हम्म, हमने ना इसको इंटीग्रेट कर लिया। क्या किया, इसको ना इंटीग्रेट नहीं किया, बल्कि कहता है कि टी की वैल्यू कोई कांस्टेंट रही होगी तो फिर ही ये क्या है, यानी कि देखें ना टी की वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी, ठीक है, कोई कांस्टेंट वेक्टर होगा, तो इस वजह से ही हमारे पास डी टी ओवर डी एस का आंसर ज़ीरो आया ना, कोई कांस्टेंट का आंसर नहीं। तो ये कहा गया है कि इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट रही होगी। तो ये इसकी वैल्यू उसने कहा है कोई ना कोई कांस्टेंट रही होगी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया तो एस पैरामीटर आ गया और बी एज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे होता है ना ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल इसी तरह ए एस प्लस बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, हमारा साबित हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ईजी आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं इस पर लेक्चर लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने मेहरबान।